इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बता दिया कि जो लैंप की ब्राइटनेस है वो नॉर्मल है, इट्स मीन लैंप को 12 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो कि ट्रांसफार्मर। तो मीन ये एक्स जो है ये ट्रांसफार्मर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है 2015 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 31। द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर x which carries a current into the paper. Okay. The arrows on the field line show direction of the force on. तो ये एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है। करंट जो है वो इनसाइड है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। इसकी जो फील्ड है वो सर्कुलर होगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये जो एरोज हैं ये नॉर्थ पर फोर्स अप्लाई करते होते हैं, ये नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करते हैं, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ है। तो हमने ऑप्शन को देखना है ए नॉर्थ पोल, यस। तो जो एरोस है नॉर्थ पोल पर फोर्स को शो करते हैं, तो ए बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है P and Q represent two parallel straight wires carrying current into the plane of the paper. P and Q exert a force on each other. Which arrow shows the force on Q? तो Q पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी हमने फाइंड करना है। अगर करंट की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम सपोज कर ले कि यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है, इस वायर का करंट भी इनसाइड द पेपर है, तो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, यानी कि उसका नॉर्थ पोल भी लेफ्ट साइड पर और साउथ पोल राइट साइड पर बनेगा। तो अब देखिए डिफरेंट पोल जो है वो यानी कि Q को P अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो फर्स्ट की डायरेक्शन जो है वो D पार्ट होगी, यानी कि टुवर्ड्स P। MCQs 33 देखते हैं। A power supply of 18 watt is connected to 3 resistors as shown. What is the potential difference across 2 ohm resistors? 2 ohm resistor का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इन दोनों का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ उससे मैं RT का नाम दे देता हूँ। इन 2 रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, तो वो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/8 रेसिप्रोकल लेकर ऐड कर लेंगे। इनका जो एलसीएम है वो 8 आएगा और ऊपर हो जाएगा 1 + 1, 1/RT वो आ जाएगी 1/4, और RT अगर कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 4 ओम, यानी कि इन दोनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर तो वो आ गई है 4 ओम। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब 4 ओम एंड 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गई है 6 ओम। अब इस 6 ओम रेजिस्टेंस में से हम करंट फाइंड करते हैं कि करंट कितना आ रहा है। तो करंट जो है होगा I = V/R। वोल्टेज यहाँ पर है 18, रेजिस्टेंस जो है वो 4 और 6 क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएंगे 6, तो जो करंट की अमाउंट है वो आ जाएगी 3 एम्पीयर, यानी कि इस बैटरी ने करंट प्रोवाइड किया सर्किट को 3 एम्पीयर। तो यहाँ से भी 3 एम्पीयर की करंट पास होगा, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस पे जो करंट पास होगा वो 3 एम्पीयर है। अब अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, करंट हमारे पास 3 एम्पीयर है और हमने यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है, तो वी नो दैट हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं V = IR। करंट हमारे पास जो है वो 3 एम्पीयर है और रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस को 6 वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं, तो C पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। An immersion heater is labeled 24 volt and 120 watt. What is the current in the heater when it is connected to 24 watt supply? करंट फाइंड करना है, हमें पावर गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है। We know that जो इलेक्ट्रिक पावर होती है P वो इज इक्वल होती है VI। तो वैल्यूज को पुट करें, पावर हमारे पास 120 है, वोल्टेज हमारे पास जो है 24 वोल्ट है और करंट हमने फाइंड करना है। तो करंट इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 24।
और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 एम्पेयर। तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 35 देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर केबल्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लार्ज सिस्टम्स यूजिंग हाई वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। यस, बिल्कुल। What are the advantages of using high voltage and of using alternating current? Okay, high voltage और alternating current के हमने advantages बताने। हाई वोल्टेज इसलिए यूज करते हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो जाए, हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो। और अल्टरनेटिंग करंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर यूज करके उन वोल्टेज को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना होता है, तो इस वजह से हमें अल्टरनेटिंग करंट यूज करना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज देखते हैं। ए ऑप्शन है, हाई करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द केबल। नो, अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे तो करंट डिक्रीज हो जाता है एक्चुअली, तो हाई करंट तो नहीं चाहिए हमें, करंट तो हम सेम रखते हैं। बी ऑप्शन है, हाई करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द केबल। नो। सी ऑप्शन है, लेस एनर्जी इज वेस्टेड इन द केबल। यस, एनर्जी कम वेस्ट करने के लिए हम जो है हाई वोल्टेज यूज करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में से द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज रिड्यूस्ड। नहीं, करंट अल्टरनेटिंग यूज करने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं होता। हम अल्टरनेटिव करंट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को कम या ज्यादा इजीली कर सके। द वोल्टेज कैन बी चेंज यूजिंग ट्रांसफार्मर। यस, तो डी पार्ट करेक्ट है, जिसमें एनर्जी लॉस कम है। लेफ्ट साइड पर, सेकंड साइड पर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। MCQ 36 कहते हैं, which particles are emitted by the hot filament of cathode ray oscilloscope? तो cathode ray oscilloscope के filament से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, we know that, and which type of field is used to accelerate them? इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिक प्लेट यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, यस, और टाइप ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज को मूव करने के लिए, यस, बिल्कुल, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 37 देखते हैं। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस X connected between 6 watt AC supply and 12 volt lamp. Okay, the lamp is seen to glow with normal brightness. What is X? अब देखिए, बैटरी 6 वोल्टेज अप्लाई कर रही है, लेकिन जो लैंप हमें लगाया वो 12 वोल्ट का है। तो लैंप नॉर्मल तब ब्राइट करेगा जब यहाँ पर लैंप को जो है 12 वोल्ट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बता दिया कि जो लैंप की ब्राइटनेस है वो नॉर्मल है, इट्स मीन लैंप को 12 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर। तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो कि ट्रांसफार्मर। तो मीन ये एक्स जो है ये ट्रांसफार्मर है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए कैपेसिटर है, नो। बी पोटेंशियल डिवाइडर है, नो। सी रिले है, नो। डी ट्रांसफार्मर है, यस, तो डी पार्ट करेक्ट है। In this circuit shown, all lamps are identical. Lamp P light with normal brightness. Okay. Switch Y is closed and lamp came on. Okay. Which row indicate the brightness of the lamp? तो P जो है पहले से नॉर्मल ब्राइटनेस कर रहा है, हम Y स्विच को क्लोज कर दिया है। स्विच को क्लोज करने से Q और R भी ब्राइटनेस शो करेंगे। अब उनकी ब्राइटनेस कैसी होगी? अब देखिए, P जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है बैटरी के साथ, तो P को फुल वोल्टेज मिल रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस नॉर्मल होगी। लेकिन Q और R जो है ये सीरीज में लगे हैं, तो Y को ऑन करने से अगर ये स्विच ऑन हो जाता है तो इन दोनों को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों सीरीज में, तो इनकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। P तो नॉर्मल ही ब्राइट करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो P की ब्राइटनेस नॉर्मल है, Q की ब्राइटनेस डिम होगी या R की डिम होगी, यस, तो B पार्ट करेक्ट है। MCQ 39 देखते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 emits beta particles. Okay, a sample of this isotope is left for a period of time that is equal to its half-life. Okay, which two quantities decrease to half of their initial value during this time? तो अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट को हाफ लाइफ के लिए छोड़ देते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि उसके एटम्स हाफ हो जाएंगे। एटम्स हाफ हो जाएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एटम्स हाफ हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और सेकंड थिंग, अब एटम्स हाफ होने की वजह से जो डिके रेट है, अब एटम्स कम हो गए हैं तो डिके रेट भी हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ये ऑप्शन है द डिके रेट एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इफेक्ट नहीं हो रहा, एटम्स पर इफेक्ट हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स हाफ होते हैं हाफ लाइफ के बाद। बी ऑप्शन है द मास ऑफ द सैंपल एंड द नंबर ऑफ कार्बन। नो, मास और नंबर ऑफ कार्बन सेम थिंग है। सी है द नंबर ऑफ कार्बन न्यूक्लियर एंड द डिके रेट। यस, द नंबर ऑफ कार्बन न्यूक्लियर भी हाफ हो जाएंगे और डिके रेट भी हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ के बाद, तो सी पार्ट ही करेक्ट है।
MCQs 40 देखते हैं. In the Geiger-Marsden experiment, a beam of alpha particle is fired at very thin sheet of gold foil in a vacuum. What is reduced from this experiment? इसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उससे काफी मिलता जुलता है. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये फाइंड किया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस एटम से बहुत स्मॉल होता है. तो ऑप्शंस को देखते हैं. अल्फा पार्टिकल आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, नो. एटम्स कंटेन एयर, नो. इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन एटॉमिक न्यूक्लियस, नो. न्यूक्लियस आर मच स्मॉलर देन एटम, यस. न्यूक्लियस जो है एटम से बहुत स्मॉल होता है, एक रिजिड पार्ट है एटम का. ये हमने फाइंड किया था इस एक्सपेरिमेंट में. तो डी पार्ट करेक्ट है. ओके बच्चों, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए गए हैं. आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.